आखिर क्या हुआ था आज़ादी के समय पर ऐसा कि हैदराबाद भारत से नहीं जुड़ना चाहता था? क्या था हैदराबाद में इतनी लड़ाई होने का कारण? क्या थी हैदराबाद की पूरी स्टोरी? इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको भारत के इतिहास की वो अनसुनी कहानी जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई। सो दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हैदराबाद। सन 1947 में जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए, तब भारत में करीबन 565 रियासतें थीं और उन सभी के पास फ्रीडम थी ये चूज़ करने के लिए कि उन्हें भारत से मिलना है कि पाकिस्तान से मिलना है, कि स्वतंत्र रहना। वो स्वतंत्र भी रह सकते थे। इससे क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का फैसला ले लिया। एक्चुअली हैदराबाद क्या था ना कि उस टाइम पर भारत में अराउंड बीच में ही था, तो ये डिसीजन किसी को पसंद भी नहीं आया कि हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता है। बट फिर भी हैदराबाद तो भाई अपनी मर्जी में ही चल रहा था। एक्चुअली जो हैदराबाद के निज़ाम थे मीर ओस्मान अली खान, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने अपना राज्य ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जोड़ने का आग्रह किया। वो क्या हुआ था ना कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को लुईस माउंटबेटन ने स्वीकार नहीं किया और उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब चूंकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने ये तो अनाउंस कर ही दिया था कि उन्हें स्वतंत्र रहना है, तो फिर भारत ने हैदराबाद को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में साइन करने के लिए ऑफर किया कि भाई आप इसी में साइन कर दो यार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मत करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है यार? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें अगर कोई भी स्टेट था अगर उसको भारत से जुड़ना है तो उसको उसमें साइन करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यार हैदराबाद को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफर किया गया। वेल, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने 18 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि ठीक है वो इंडिया से जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत से जुड़ने में स्टेट में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और होंगे भी, और खून खराबा भी हो सकता है। फिर 11 अक्टूबर को हैदराबाद ने दिल्ली में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ड्राफ्ट वाला भेजा, जो कि एक ड्राफ्ट था, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक रफ प्रिंट था कि भाई हाँ मतलब एग्रीमेंट ऐसा ही होना चाहिए, कोई चेंजेस वगैरह हो तो बता सकते हैं आप। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के पास डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करने की पावर नहीं हो। उसके बाद फिर स्टेट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन ने लुईस माउंटबेटन की सलाह से एक नया ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया, जो कि हैदराबाद भेज दिया गया। जो निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोगों ने, एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी के कुछ लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन किया और निज़ाम ने एक्सेप्ट करने के लिए तो कह दिया, बट वो एग्रीमेंट साइन करने में थोड़ी देरी कर रहे थे, लेट भी कर रहे थे। लेकिन फिर जल्दी ही एक मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या फिर आप कह सकते हो इत्तेहाद, उसके लीडर थे कासिम रिजवी, उन्होंने भाई साइन करने से मना कर दिया और प्रेशर डाल दिया। तो फिर भाई निज़ाम ने साइन नहीं किया। अब इत्तेहाद ने निज़ाम को समझाया और कहा कि यार इंडिया भी कश्मीर को बचा रहा था और ये सब। अब कश्मीर में क्या हुआ था, क्यों बता रहा था भाई इंडिया उसे, वो भी अलग स्टोरी आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको भी बता दूंगा। तो इंडिया कश्मीर को बचा रहा था, जिससे कि इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेस नहीं बचे थे उस टाइम, तो इस वजह से वो हैदराबाद पर बहुत प्रेशर नहीं डाल सकता था। तो इससे क्या हो सकता था कि यार वो एक ऐसा एग्रीमेंट जो हैदराबाद के फेवर में ज़्यादा होगा, ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाया जा सकता है। फिर निज़ाम ने एक नया डेलीगेशन अपॉइंट किया। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मतलब कि एक लोगों का समूह जिन्हें कोई स्पेशल टास्क करने के लिए नियुक्त किया गया हो। तो वो जो डेलीगेशन था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के अंडर था और उसने पिछले एग्रीमेंट का विरोध भी कर दिया और फिर उससे इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस। अब जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो सिर्फ 1 साल तक ही लागू होना था और उसमें इंडिया हैदराबाद के फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मैटर्स, डिफेंस हैंडल कर सकता है, लेकिन हैदराबाद में भी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जा सकता है और वहाँ की बॉर्डर में भी इंडिया सेना नहीं भेज सकता था। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब इस एग्रीमेंट को फाइनली निज़ाम ने 29 नवंबर 1947 को साइन किया, लेकिन हैदराबाद ने फिर इस एग्रीमेंट का उल्लंघन भी किया, वायलेट किया। एक्चुअली हैदराबाद ने क्या किया कि भाई पाकिस्तान को 15 मिलियन पाउंड्स का लोन दे दिया, जो कि फॉरेन अफेयर्स में आता है, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट के बिना भाई दे दिया। तो इसका मतलब कि एक प्रकार से इस रूल का वायोलेशन भी किया। और ऐसा नहीं कि हैदराबाद बस ने ऐसा किया, इंडिया ने भी भाई इस एग्रीमेंट का वायोलेशन किया, क्योंकि वहाँ पर उसने आर्थिक तरीके से नाकाबंदी कर दी और इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी आप इसे कहते हो, तो जिससे कि इंडिया ने भी एक प्रकार से एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। अब निज़ाम को डर लगने लगा कि भाई कहीं हिंदू हैदराबाद पर चढ़ाई न कर दें, तो उन्होंने आर्मी तैयार करने के लिए राजवी को अलाउ कर दिया, कासिम राजवी। उन्होंने क्या किया कि एक रजाकर्स की आर्मी तैयार की, रजाकर्स नाम था एक्चुअली आर्मी का। तो उन्होंने आर्मी तैयार की गई जिसकी संख्या 2 लाख के ऊपर थी रजाकर्स नाम से। तो 1948 की शुरुआत में रजाकर्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हैदराबाद सिटी से लेकर गांव तक फैला दिया। लोगों को बहुत मारा, किडनैप किया, परेशान किया, बहुत खून खराबा किया, बहुत मतलब एक प्रकार से बुरी कंडीशन कर दी। हिंदू लोगों को भाई राज्य छोड़कर तक भागना पड़ा। 150 से भी ज़्यादा गाँवों में अहिंसा फैल गई। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भाई पानी अब सर से ऊपर उठ चुका है और हैदराबाद ऐसे मानेगा तो है नहीं, तो उन्होंने भी इंडियन आर्मी को कह दिया कि अब हैदराबाद में युद्ध करना ही होगा और छीनना होगा हैदराबाद को सीधे, ठीक है, बात ऐसे बनेगी नहीं। अब इंडियन आर्मी भी तैयार हो गई उसके लिए।
अब चालू हुई खतरनाक लड़ाई। युद्ध का पहला दिन था 13 सितंबर। सुबह 4 बजे इंडियन फोर्स राज्य में घुस गई और पहला बैटल नारदुर्ग फोर्ट में 1st हैदराबाद इन्फेंट्री और 7th ब्रिगेड के बीच में हुआ और फिर से युद्ध अगले 5 दिनों तक कंटिन्यू रहा। बहुत सारे विलेजेस पर अटैक हुआ, बहुत लोगों के मर्डर हुए, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ। और 5वें दिन यानी 17 सितंबर को निज़ाम ने शाम को 5 बजे सीज फायर अनाउंस कर दिया। मतलब कि भाई कुल मिला के कह लो यार कि युद्ध बंद हो गया। अब चूंकि निज़ाम हार गया तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मीर लाइक अली को भी रेजिग्नेशन देने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया और उसके साथ ही साथ पूरा कैबिनेट ने ही भी भाई रेजिग्नेशन दे दिया एक प्रकार से। इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अराउंड शाम के 4 बजे 18 सितंबर को जनरल चौधरी एक आर्मर्ड कॉलम यानी कि टैंक, सोल्जर्स, ये सब चीज़ें लेकर हैदराबाद गए और मेजर जनरल इल इद्रूश के नेतृत्व में हैदराबाद आर्मी ने सरेंडर कर दिया। सब कुछ होने के बाद फाइनली यार हैदराबाद आखिर भारत से जुड़ गया। शॉर्ट में समझाऊं तो हुआ कुछ नहीं, ठीक है। पहले हैदराबाद मान रहा नहीं था तो फिर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने को दिया गया जिसमें इंडिया ने मतलब कहा कि भाई जो भी डिफेंस होगा और एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे वो सब भाई इंडिया संभालेगा। और इंडिया की तरफ से भी मतलब एक ऑफर रहा कि भाई कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा और ठीक है, और कोई भी ऐसा मतलब मैटर नहीं किया जाएगा भाई राज्य की स्टेट के अंदर बॉर्डर में, ठीक है। लेकिन फिर बाद में दोनों ने ही इसका वायलेट किया। हैदराबाद ने भी भाई 15 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को लोन में दे दिए बिना बताए और इंडिया ने भी इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया और ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर हैदराबाद ने क्या किया यार, एक रजाकर्स की आर्मी तैयार की, कासिम रिजवी के द्वारा ये आर्मी तैयार की गई। एंड फिर उसने भाई बहुत मतलब दंगे फसाद मचाया, मर्डर वगैरह किए और किडनैपिंग की और बहुत चीज़ें की। तो इंडियन आर्मी को लगा कि यार भाई ये बहुत हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भाई हैदराबाद पर ही चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ, 5 दिनों तक चला। 5वें दिन फिर भाई निज़ाम ने अपना सरेंडर कर दिया और कह दिया कि ठीक है भैया अब हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस में साइन कर देते हैं और फाइनली हैदराबाद भारत से जुड़ गया। तो यार बस इतना ही था आज हैदराबाद की स्टोरी में। ये वो स्टोरी है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में बहुत ही कम पढ़ने को मिलेगी एंड या फिर हो सकता है पढ़ने को मिलेगी ही नहीं। इसी के साथ ही साथ बहुत कम लोग जानते भी थे इस बारे में, तो मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप ऐसे आगे और स्टोरीज देखना चाहते हैं, कश्मीर की स्टोरी बची हुई है मैं उसको भी कवर करना चाहूँगा। अगर गाइस आप लोग वो स्टोरी भी देखना चाहते हैं कश्मीर की, तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना मुझे। वीडियो लाइक कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ ही साथ आगे जो वीडियोज़ आएंगी ना भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल, वो ज़रूरी काम है, ठीक है। आगे वीडियोज़ और ऐसी मिलेंगी देखने को। शेयर करना यार अपने सभी दोस्तों भाइयों सबके साथ करना, जिससे कि भाई और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यार क्या था आखिर हमारे भारत का इतिहास। एनीवेज मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching.